आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ या रासायनिक समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण के 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो, जैसे पहला अपन ने कहा कि अनुप्रयोग पहला, कोई भी रासायनिक क्रिया लिखिए C+O2 बराबर CO2, H2 प्लस O2 बराबर H2O, ये 2 और ये 2। अब इससे क्या पता लगता है? पहली चीज कि क्रिया कारकों, क्रिया करने वाले तथा क्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से पदार्थ क्रिया में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ क्रिया में बन रहे हैं। फिर रासायनिक क्रिया में हम लिखते हैं C सॉलिड प्लस O2 बराबर CO2। तो ये पता लगता है कि ये गैस है, ये गैस है। मतलब ये भी पता लगता है कि अभिक्रिया में क्रिया कारकों की और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से क्रिया कारक हैं और इनकी भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट कौन सी है। तो देखो, पहला क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की तथा बनने वाले पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर ये हुआ इसके गुणात्मक पक्ष, मतलब क्या क्या चीज इसके। फिर इसके बाद इसके यदि हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है तो किस अभिकारक से कितना पदार्थ बनेगा, ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के संबंध में अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि C+O2 बराबर CO2, ये बिल्कुल सबसे सरल रासायनिक क्रिया है। कार्बन को जब हम वायु में जलाते हैं या ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखो, अभी हमने मूल संकल्पना पढ़ी किस पर, कि एक पदार्थ पर। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया पर। तो देखो, ये क्रिया बता रही है इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, मतलब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मेरा थोड़ा बोलने में गलती हो गई, कार्बन को मोल नहीं कह सकते क्योंकि जो कार्बन है ये अणु नहीं है बल्कि परमाणु है। तो हम इसको सुधार कर क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मोल को बदलेंगे ग्राम में। तो देखो, हमें पता है कि मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार, हमें पता है कि मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। तो ग्राम बराबर क्या होगा, ग्राम बराबर मोल गुणित अणुभार। जब हमें ये पता है कि मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार तो इसका आशय क्या हुआ कि ग्राम बराबर मोल गुणित अणुभार। तो देखो, ये हुआ 12 ग्राम, ये हुआ 32 ग्राम और ये हुआ 44 ग्राम। अब देखो कैसे, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है तो ये 12 ग्राम होगा 1 मोल, मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान 16 दूनी 32 है तो ये 32 ग्राम होगा। इसका आणविक द्रव्यमान 12, 16 दूनी 32, 44 है, इसलिए 44 ग्राम होगा। मतलब ये क्रिया यह बता रही है कि 12 ग्राम कार्बन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। या जब 12 ग्राम कार्बन को वायु में जलाया जाएगा तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब जरा समझना बेटा है। अब मैं इसमें जैसे हमारे पास यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि
24 ग्राम कार्बन को जलाया जाए तो कितनी CO2 बनेगी। ये हम रासायनिक समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। यदि 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यदि 24 ग्राम कार्बन को वायु में जलाया जाए तो 24 ग्राम को जलाया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सामान्य जबकि जमाएंगे। देखो ये मोल कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जब 12 ग्राम को जलाते हैं तो कितनी बनती है, 44 ग्राम। तो हम जबकि जमाएंगे, जबकि 12 ग्राम कार्बन से CO2 बनती है 44 ग्राम, जबकि 12 ग्राम कार्बन से CO2 बनती है 44 ग्राम। तो इसलिए हमें बेटा किससे पता करना है, 24 ग्राम कार्बन से। तो 24 ग्राम कार्बन से पता करने के लिए क्या करेंगे, 44/12 गुणित 24, जबकि में ये इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है और इसका भाग होता है। तो ये 2 बार कट गए तो हो गया 88। तो उत्तर आया 88 ग्राम। मतलब जब 24 ग्राम कार्बन को वायु में जलाएंगे तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक, अब इसके बाद जो कुछ और बताता हूं तुमको। चलो इसी पे 1-2 क्वेश्चन और। 12, 32 और 44। 12 ग्राम, 32 ग्राम और 44 ग्राम। अब यदि 1.2 ग्राम कार्बन को जलाया जाए तो कितनी CO2 बनेगी। क्वेश्चन है, यदि 1.2 ग्राम कार्बन को वायु में जलाया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब हमें पता है कि जबकि 12 ग्राम से बन रही है 44 ग्राम, इसलिए 1.2 ग्राम। तो क्या होगा, 44/12 गुणित 1.2। ये इससे 10 बार कट जाएगा तो हो गया 44/10 बराबर 4.4 ग्राम। 44/10 बराबर 4.4 ग्राम। मतलब जब 1.2 ग्राम, जब हम 1.2 ग्राम कार्बन को वायु में जलाएंगे तो वायु में जलाने पर जो है वह 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखो, अब इसी पे और क्वेश्चन कि यदि हमें 440 ग्राम CO2 बनाना है, यदि हमें 440 ग्राम CO2 बनाना है तो हमें कितने कार्बन को जलाना पड़ेगा। यदि 440 ग्राम CO2 बनाना है तो कितने कार्बन को हमें जलाना पड़ेगा। बहुत सरल है। देखो हमें क्या करना है, यदि हमें 440 ग्राम CO2 बनाना है तो हमें कितने ग्राम CO2, चलो पूरा लिख देते, CO2 बनाने के लिए कितने ग्राम कार्बन को जलाना होगा। हमारा ये समीकरण व्हाट इज दी स्टोरी टोल्ड बाय द इक्वेशन, ये हमारी समीकरण क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 44 ग्राम को, यदि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमें 12 ग्राम कार्बन को जलाना पड़ेगा। यदि हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमें
12 ग्राम कार्बन को जलाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जबकि 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक है 12 ग्राम। यदि 44 ग्राम CO2 को हमें बनाना होता तो हमें 12 ग्राम कार्बन की आवश्यकता होती। इसलिए 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक है 12 ग्राम। इसलिए कितने के लिए, 440। बनाना तो हमें 44 ग्राम थोड़ी है, बनाना तो हमें 440 ग्राम है। तो क्या होगा, 12 गुणे 440 बटे 44, ये कट गया 10 बार, मतलब ये हो गया 120 ग्राम। मतलब यदि हमें 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो हमें 120 ग्राम कार्बन को जलाना होगा। चलो ठीक। अनदर एग्जांपल, H2 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। अब मैं लिखूंगा यहाँ 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। देखो अब हाइड्रोजन का अणुभार 2, मतलब 4 ग्राम। कैसे, मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार, तो ग्राम बराबर मोल गुणित अणुभार। ऑक्सीजन का 32 ग्राम, इसका H2O का 2 × 16 18, तो ये हो गया 36 ग्राम। अब हमारा समीकरण क्या कह रहा है कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 36 ग्राम जल बनता है। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 36 ग्राम जल बनता है। हमने लिखा उदाहरण, हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो क्या लिखा हमने कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम जल बनेगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम जल बनेगा। देखा जाए तो औरत सवाल है, 4 ग्राम से बेटा कितने ग्राम बन रहा है, 36 ग्राम। जबकि 4 ग्राम H2 से H2O बनता है 36 ग्राम। इसलिए 2 से, तो 36 बटे 4 गुणित 2, 36 बटे 4 गुणित 2, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 18 बार, मतलब हो गया 18 ग्राम। मतलब जब 2 ग्राम H2 से 18 ग्राम जल बनेगा। 2 ग्राम H2 से 18 ग्राम जल बनेगा। ठीक। अब अगला, इसके बाद अगला इसमें कि 360 ग्राम जल बनाने के लिए कितना H2 लगेगा। 360 ग्राम जल बनाने के लिए कितना H2 लगेगा। तो अब हमें क्या पता है भैया कि जब यदि हमें 36 ग्राम जल बनाना है तो H2 कितना लग रहा है, 4 ग्राम। 36 ग्राम के लिए 4 ग्राम, जबकि तो इसमें हमें बनाना कितना है, 360। तो हो गया 4 बटे 36 गुणित 360, ये कट गया 10 बार, बराबर 40। तो उत्तर आएगा 40 ग्राम। मतलब 360 ग्राम जल बनाने के लिए 40 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ठीक। अब बेटा ये जो है
अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक जिसको कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट। अब जैसे देखो, हमने एक मोमबत्ती ली और उसको जलाया, तो जलना जो होती है वो होती है मोमबत्ती और ऑक्सीजन की क्रिया। मोमबत्ती तथा ऑक्सीजन की क्रिया। तो एक क्रियाकारक हुई मोमबत्ती और दूसरा क्रियाकारक हुआ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। अब यदि हम मोमबत्ती को वायु में रखकर जलाएंगे तो क्या होगा? मोमबत्ती कब तक चलेगी? जब तक मोमबत्ती रहेगी, जब तक वह जलेगी, और उसके बाद जलना उसका बंद हो जाएगा। मतलब इस क्रिया में दो अभिकारक थे, मोमबत्ती और प्लस मोमबत्ती और प्लस O2। अब इसमें ये क्या था? खत्म क्या हुआ? ये हुआ कि ये हुआ? ये खत्म हो गई। इसलिए है ना, मोमबत्ती जब तक थी, जब तक क्रिया चलती रही, मोमबत्ती जैसे ही खत्म हुई क्रिया बंद हो गई। अब हमने क्या, नहीं कुछ हम जाया दिमाग लगाते हैं, हमने क्या किया, एक गिलास लिया, छोटा गिलास लिया, उसमें एक मोमबत्ती ली बड़ी और उसको गिलास में ढककर रख दिया। अब जब हम गिलास में ढक कर उसको रखेंगे तो अब क्या होगा कि थोड़ी देर तो मोमबत्ती जलेगी और फिर मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी मोमबत्ती? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी, जब तक मोमबत्ती जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी मोमबत्ती बुझ जाएगी। मतलब अभी क्या था? सीमांत था, क्या था? मोमबत्ती। और अब जो है, अब सीमांत हो गई ऑक्सीजन। जब दो अभिकारक भाग लेते किसी रासायनिक क्रिया में, दो अभिकारक भाग लेते हैं, तो देखो अब परिभाषा चालू हुई। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक की तुलना में, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित रहता है। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे हम सीमांत अभिकारक कहते हैं। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक के लिए आवश्यक, मतलब वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं। इस पहली वाली क्रिया में जब वायु में हमने मोमबत्ती को खुले में जलाया था तो मोमबत्ती थी सीमांत अभिकर्मक। मतलब देखो, तो क्या होता है, कोई भी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भले ही अभिकारक दो हैं पर क्रिया कब तक चलेगी? जब तक सीमांत अभिकर्मक उपस्थित रहेगा। इसके बाद रासायनिक क्रिया बंद हो जाएगी। जब हमने मोमबत्ती को ऊपर गिलास ढक कर रखा, जब हमने मोमबत्ती के अंदर के ऊपर गिलास ढक के रखा तो क्या हुआ, मोमबत्ती जो है जब तक ऑक्सीजन उपस्थित रही, जब तक मोमबत्ती जली। मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन जो है वो सीमांत अभिकर्मक है या सीमांत अभिकारक है। तो देखो, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं। यदि हम कार्बन को खुली वायु में जलाएंगे, वायु में लेकर जलाएंगे तो कार्बन सीमांत अभिकारक होगा, और यदि हम किसी बंद जगह में जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है लेकर जलाएंगे तो ऑक्सीजन जो होगी वो सीमांत अभिकारक होगी। अब इसको हम कैसे पकड़ते हैं, तो इसका एक न्यूमेरिकल है कि 3 ग्राम H2 तथा 29 ग्राम O2 क्रिया
करके H2O मतलब जल बनाते हैं। इसमें सीमांत अभिकर्मक बताइए। जब 3 ग्राम H2 29 ग्राम O2 से क्रिया करके जल बनाते हैं तो इसमें सीमांत अभिकर्मक बताइए कि कौन सा अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक, अब भी हमने लिखा था 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ठीक है, 2 मोल 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल 2 मोल 1 मोल और 2 मोल 4 ग्राम 32 ग्राम और 36 ग्राम। देखो कैसे निकाला मैंने, 1 दूनी 2 दूनी 4, इसका 18 दूनी 36, 16 दूनी 32, जल का 18, 18 दूनी 36। अब देखो, अब हमें निकालना है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन ली और 29 ग्राम ऑक्सीजन, कौन सी चीज खत्म होगी और कौन सी चीज चलती रहेगी। हमें ज्ञात क्या करना है कि कौन सी चीज खत्म हो जाएगी और कौन सी चीज चलती रहेगी। अब हमने लगाया, जबकि 4 ग्राम H2 क्रिया करती है 32 ग्राम O2 से, जबकि 4 ग्राम H2 क्रिया करती है 32 ग्राम O2 से, जबकि 4 ग्राम H2 क्रिया करती है 32 ग्राम O2 से। इसलिए 4 ग्राम क्रिया करती है 32 ग्राम O2 से, इसलिए 3 ग्राम के लिए पूछ रहा है वो, तो क्या होगा 32/4 गुणित 3, ये हो गया 8 चौके 32, जो हो गया 24 ग्राम। मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन लगनी चाहिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम हाइड्रोजन लगनी चाहिए, पर भैया उपस्थित कितनी है, ये 29 ग्राम। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है अधिकता में ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब सीमा में क्या है, सीमांत है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है और ऑक्सीजन जो है वो जो है ऑक्सीजन जो है उसकी अधिक मात्रा उपस्थित है, तो ये कहलाता है सीमांत अभिकर्मक और आदिक अभिकर्मक या सीमांत अभिकर्मक। तो देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन आवश्यक है, तो 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम, पर चूंकि ऑक्सीजन उपस्थित कितनी है क्रिया में 29 ग्राम, तो मतलब जितनी लगना चाहिए उससे क्या है, ज्यादा है तो O2 जो है वो अधिकता में है, इसलिए H2 जो है वो सीमांत अभिकर्मक कहलाएगी। तो ये कहलाते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक बेटा, अब इसमें शायद एक आध टॉपिक कुछ रह गया है। इसमें अगला है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो इसमें या ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा इसमें प्लेन 11वीं क्लास के लिए एक टॉपिक और रह गया है, एक वीडियो लेक्चर और बनेगा और ये तुम्हारा पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद इसके जो डिटेल है इन सबका ये मैं तुमको इसके कॉम्पिटिटिव में पढ़ाऊंगा। हर जो टॉपिक है उसका 2 पार्ट रहेगा, एक प्लेन 11वीं के लिए और दूसरा उसी का जो कठिन पार्ट है वो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा के लिए। हमारी प्लेलिस्ट भी अलग रहेगी, कॉम्पिटिटिव के वीडियो लेक्चर अलग डालेंगे, 11th 12th प्लेन बोर्ड के जो है एग्जाम के उनके अलग से डालेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।